हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि क्लास 10th का जो है संपूर्ण बैच स्टार्ट हो चुका है, जो कि 20 मई से रेगुलरली चल रहा है। सुबह 8 बजे जो है साइंस की क्लास मिलती है आप लोगों को, और सुबह 10 बजे जो है मैथ्स की क्लास मिलती है। मैथ्स भी फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट है, साइंस भी फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट है। जो लोग 12th के हैं उनके लिए जो है हमारी बैचेस 1 जून से आएगी। 9th और 11th की बैचेस जो है 1 जुलाई से आएगी। क्लास 8th से 12th तक का मैथ्स जो है स्टडी विद जीनियस पर अवेलेबल किया जाएगा आप लोगों को। ठीक है साथियों, साथ साथ एक जरूरी सूचना यह है साथियों कि रुक जाना नहीं योजना 2024 में जिन लोगों ने कि फॉर्म डाले थे उनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। अब आप लोगों को समस्या आएगी कि आप एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड करें। तो स्टडी विद जीनियस के वीडियो में जाना, उस वीडियो में ऑलरेडी डाला है कि रुक जाना नहीं योजना का एडमिट कार्ड जो है किस तरह से निकालना है ना। वहां जाकर आप लोग जो है उस इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। साथ साथ साथियों, क्लास 10th में साइंस जो है हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वीडियो कंप्लीट हो चुका है। मैथ्स में भी फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वीडियो कल का कंप्लीट हो चुका है। आज सेकंड डे है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण अर्थात हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। मैथ्स में हमारा चैप्टर चल रहा है साथियों रियल नंबर, वास्तविक नंबर, है ना। और क्लासेस रेगुलरली ही चल रही है। ठीक है, आप लोगों की पूरी प्रिपरेशंस इस बार जो है स्टडी विद जीनियस एक नए अंदाज में करवाना चाह रहा है ना। तो जो लोग स्टडी विद जीनियस से जुड़े हैं या जो लोग जरूरतमंद हैं उन लोगों को जोड़ने का जो है प्रयास करें। साथियों, अब मैंने कल जो पढ़ाया था उसको केवल रिवाइज करवा रहा हूं। कल मैंने पढ़ाया था संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं साथियों, जिसमें कि क्रिया करने से पहले अभिक्रिया के बाद में जो हमारे परमाणु संख्या रहती है वो क्या रहती है, समान रहती है। जिस तरह से यहाँ पर एक ही जिंक है तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं 2 जिंक लिख दूं। ये ऐसी समीकरण हमारी समीकरण क्या कहलाती है, संतुलित समीकरण। ठीक है, अब जो है अगला है साथियों, ये क्या कहलाएगी, हमारी संतुलित समीकरण। अब ये संतुलित समीकरण होना क्यों आवश्यक है, क्योंकि इससे हमें कौन लोग अभिक्रिया कर रहे हैं और क्या उत्पाद बन रहा है इसकी जानकारी मिलेगी। ठीक है, साथ साथ क्या मिलेगा कि विभिन्न अभिकारकों के कितने अणु मिलकर कितना उत्पाद बना रहे ये जानकारी मिलेगी। साथ साथ क्या होगा साथियों, जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया के पहले जो रासायनिक योग होगा और बाद का जो द्रव्यमान होगा पदार्थों का वो क्या रहेगा, हमेशा इक्वल रहेगा। तो इससे हमारा द्रव्यमान संरक्षण के नियम की भी क्या होगी, पुष्टि होगी। उसके बाद हमने पढ़ा था साथियों, मैंने आप लोगों को समझाया था कि जो अभिक्रिया किस दर से हो रही है उस दर को कौन कौन प्रभावित करेगा। तो एक सांद्रता करेगी और ताप करेगा। अब सांद्रता बढ़ने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी, ताप बढ़ने पर भी अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी, क्योंकि ताप बढ़ने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद साथियों हमने पढ़ा था कि जो अभिक्रिया करते हैं, जो पहले वाले कारक होते हैं उन्हें कहते हैं अभिकारक। जो बाद में जो उत्पाद बनता है हम उसे कहते हैं उत्पाद। ठीक है, अब ऐसे में आपसे अगर पूछा जाए कि किन चीजों में रासायनिक परिवर्तन होता है, तो जो हमारे अभिकारक होते हैं उनमें क्या होता है, हमेशा रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, उसके बाद साथियों हमने पढ़ा था कि वायु में जलने के पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है। साथ साथ अभिक्रिया के दर की इकाई क्या है, तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ये आपका यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव जो है क्रिएट होता है और 101% छपेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस में कल आप लोगों को क्लियरली समझा चुका था। अगर आपको ये क्लियरली देखना है कि मैंने किस तरह से जो है अभी तक आपको बताया या पढ़ाया है, तो कल के वीडियो को जाके एक बार रिवाइज कर लेना। साथ साथ उपचयन अपचयन ऐसी अभिक्रिया जिनमें उपचयन अपचयन दोनों हो, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है ना। साथ साथ साथियों विकृत गंधिता से बचने के लिए हमने हाइड्रोजन गैस को जो है खाने की चीजों में प्रवाहित किया था, तेल व संयुक्त में। उष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या कहलाती है, उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। साथ साथ जो हमारा श्वसन होता है वो क्या है, श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यहाँ से भी आपका जो है एक ऑब्जेक्टिव जो है क्रिएट हो सकता है। साथ साथ साथियों मैंने उष्माक्षेपी उष्माशोषी अभिक्रिया में जो है अंतर बताया था। अब आप लोगों को एक ट्रिक के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अपचयन उपचयन और जो है अपचयन उपचयन
और साथ साथ अपचयन उपचयन और क्या है उष्माक्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है। तो देखो मैं एक जो पेज आप लोगों को बता रहा हूं, ये 1 मिनट ही आप लोगों को जो है क्लियर कर देगा। किस तरह से क्लियर कर देगा साथियों, देखना। एक होता है हमारा उपचयन, है ना, एक होता है हमारा अपचयन, एक होता है उष्माक्षेपी, एक होता है हमारा उष्मा शोषी। ठीक है, तो साथियों अब जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है, ऐसी अभिक्रिया जिनमें उपचयन अपचयन दोनों हो, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। और उसमें क्या खेल होता है, सारा खेल जो है हमारा ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का मैंने आ लिया। अब आ से देखो साथियों, अ और आ एक ही चीज मानता हूं अगर मैं, तो उपचयन में क्या अ है, आप कहोगे नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा कि ये नहीं है, अ नहीं है, अर्थात मुझे अ क्या करना है, अ जोड़ना है। अब अ जोड़ूंगा तो क्या जुड़ जाएगा, इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। ऐसे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है उपचयन कहलाता है। अब इसमें ऑलरेडी अ है, तो क्या मैं अ लूंगा, मैं कहूंगा मैं अ कतई नहीं लूंगा, अर्थात मेरा जो अ मैं ला रहा हूं उसको क्या करना है, घटाना है। अर्थात यहां से क्या होगा, ऑक्सीजन का क्या करेंगे, हम ह्रास करेंगे। क्या करेंगे, ह्रास करना, अर्थात उसको निकालेंगे, उसका नुकसान करेंगे। तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन का ह्रास हो अपचयन कहलाएगा, ऑक्सीजन का ऐड हो, ऑक्सीजन का संयोग हो, योग हो, उपचयन कहलाएगा। अब फिर से दो नाम है मेरे सामने, उष्माक्षेपी और उष्मा शोषी। साथियों ग्रामीण अंचल में या हर चीज में, जैसे आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा, जो हमारे मिस्त्री लोग होते हैं वो एक स्पंज लेते हैं, है ना। जब हम उस स्पंज को किसी पानी में डालते हैं तो वो क्या करता है, पानी को सोख लेता है। क्या करता है, सोख लेता है, सोचता है, अर्थात क्या करना, ग्रहण करना। जब उष्मा का ग्रहण हो, क्या हो, जब उष्मा क्या हो, अंदर ले रहा हो पदार्थ या कोई भी चीज ले रहा है, ये क्या कर रहा है, वो अवशोषण कर रहा है, अवशोषित कर रहा है, अर्थात खींच रहा है। जब उष्मा का अवशोषण हो, अवशोषित हो उष्मा, तो हम क्या कहेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया। जब उष्मा शोषी यहां पर क्लियर होगा, मतलब खींच रहे हैं, ले रहे हैं अंदर, तो ऐसी उष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या हो जाएगा, बाहर निकालना। क्या कहेंगे हम, यार जहां पर उष्मा निकलती हो, बाहर निकलती हो, हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो यहां से आप लोगों को उपचयन अपचयन उष्माक्षेपी और उष्मा शोषी जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं साथियों आज के जो है हमारे सेशंस पर। आज का जो है हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, उसके आज के जो है हमारे सेशन पर चलते हैं। तो आज में साथियों आप लोगों के लिए हम पढ़ना चाहते हैं कि फोटोग्राफी का आधारभूत सिद्धांत क्या होता है। अब फोटोग्राफी का आधारभूत सिद्धांत क्या होता है साथियों, ये प्रकाश रासायनिक सिद्धांत होता है। फोटोग्राफी का आधारभूत सिद्धांत क्या होता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होता है। क्या होता है साथियों, जैसे कि मान लो, है ना, मान लो कि ये मेरे पास जो है फोटोग्राफी की एक फिल्म है। अब इस पूरी फिल्म पे क्या होता है साथियों, ये जो लेप लगा हुआ है, ये मान लो क्या ये किस चीज का लेप होता है, तो ये लेप जो होता है साथियों, ये होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। मान लो ये पूरा लेप लगा हुआ है ना। तो क्या होता है साथियों, जब इस लेप में अगर हम किसी आदमी को बीच में खड़ा कर दें, है ना, मान लो कि हमने एक आदमी जो है यहां खड़ा कर दिया, ये पर्टिकुलर XY जो है आदमी, तो क्या होता है, इस पूरी फिल्म पे जब प्रकाश डलता है साथियों, और जहां जहां प्रकाश जाता है तो प्रकाश की जो फिल्म रहती है वो बहुत संवेदी रहती है। तो फिल्म क्या करती है साथियों, जिस जगह प्रकाश जाता है उस जगह का जो ब्रोमीन जो गैस होता है वो बाहर निकल जाता है। क्या होता है साथियों, ब्रोमीन गैस बाहर निकल जाता है और केवल सिल्वर बचा हुआ था। लेकिन हाँ, जहां प्रकाश नहीं पड़ता है वहां क्या हो जाता है, वहां एक काला सा धब्बा बन जाता है। वहां पर क्या होगा, वहां पर केवल सिल्वर ब्रोमाइड रहेगा और पूरे में काला धब्बा बन जाएगा। अर्थात ये सिचुएशंस ऐसी हो जाएगी कि ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है मेरा, ये पूरा सिल्वर ब्रोमाइड जो है यहाँ का खत्म हो गया। केवल सिल्वर ब्रोमाइड कहाँ का बचता है, मेरा सिल्वर ब्रोमाइड वहां का बचता है जहां पर कोई आदमी आ चुका है। तो इस तरह से जो है
क्या काम करता है हमारा, इस तरह से जो है हमारा फोटोग्राफी सिद्धांत काम करता है। तो अब पढ़ते हैं उसके बारे में क्या है। फोटोग्राफी का आधारभूत सिद्धांत क्या है, प्रकाश रासायनिक है, अभिक्रिया होता है। और क्या होता है, फोटोग्राफी की जो फिल्म होती है उस पर एक पदार्थ लगा हुआ रहता है, क्या लगा रहता है, सिल्वर ब्रोमाइड लगा हुआ है, सिल्वर ब्रोमाइड का लेप रहता है। और ये सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है, प्रकाश का संवेदी होता है। जैसे ही कैमरे से फोटो खींचते हैं, प्रकाश इस फिल्म पर अभिक्रिया करता है और क्या होता है, ब्रोमीन गैस निकल जाती है और क्या बचता है, केवल सिल्वर बचता है। अब सिल्वर बनने वाले भाग का वह काला भाग काला पड़ जाता है जहां पर प्रकाश पड़ता है। ठीक, तो ये आप लोग इसको प्रिपेयर करना, क्योंकि इसको मैं 100 स्टार नहीं दूंगा लेकिन 50 स्टार दूंगा, ये छप जाता है। यहां से मेरे हिसाब से आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। अब साथियों अगला क्वेश्चन से हमारा है, विस्थापन और द्वीप विस्थापन अभिक्रिया होती है, इसको उदाहरण से समझाइए। अब मैं आपको केवल इसके एग्जांपल्स से समझा देता हूं, है ना, उसके बाद में आप लोगों को इसकी डेफिनेशंस बनाना भी बताऊंगा। ठीक है साथियों, क्या होता है, आप लोगों ने जब 8th 9th में मैथ्स में होंगे तब एक विस्थापन पढ़ा होगा, है ना। 8th 9th में विस्थापन और स्थानीय मान रहते हैं शायद, तो वहां से ये टर्म्स आती है, किसी भी चीज का विस्थापन करना अर्थात उस जगह अपने को जाना और उस आदमी को वहां से उठा के भगाना, ये प्रोसेस कहलाती है विस्थापन। क्या होता है साथियों, इस एग्जांपल्स में समझो, ये है जिंक और ये कॉपर सल्फेट। जब जिंक कॉपर सल्फेट से क्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बना लेता है और कॉपर को क्या कर देता है, अलग कर देता है। सीधी सी बात है, ये कॉपर सल्फेट का कोई घर था, इस घर में जिंक को इसने कहा कि भाई आ जाइए, वो गया और उसने क्या करा, इसके घर के सारे सदस्यों को हथिया लिया, अपने अंडर कर लिया और उसको कहा कि भाई तू बाहर जा। ऐसी प्रोसेस क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब ये कैसे होती है, इसकी डेफिनेशन से हम किस तरह से बनाएंगे, इसकी डेफिनेशन साथियों इस तरह से बनाएंगे हम किस तरह से बनाएंगे, इसकी डेफिनेशन इस तरह से बनाएंगे कि जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से क्या कर दे, विस्थापित कर दे, ऐसे अभिक्रिया क्या कहलाएगी, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। तो ठीक है, अब आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, लेकिन मैं एक बार और डेफिनेशन से आप लोगों को पढ़ देता हूं कि जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से क्या कर दे, उसके यौगिक से जो है विस्थापित कर दे, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है साथियों, एक देखिए सीधी बात है, विस्थापन में एक चीज का विस्थापन किया, लेकिन द्विविस्थापन में क्या होता है साथियों कि सीधी सी बात है कि ये बोरान जो है एक परिवार को लेकर आया, सोडियम एक परिवार को लेकर आया, इसने कहा तू हमारे घर में घुस जा, उसने कहा ठीक है आ जाइए। तो क्या करा, इस बोरान ने जो है सोडियम के परिवार को लेकर अलग घर बना लिया, और सोडियम था तो उसके परिवार को लेकर एक अलग घर बना लेता है। मतलब क्या होता है, दो अलग अलग परमाणु या दो अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूह आयनों का एक्सचेंज कर लेते हैं, एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं। ऐसे विस्थापन को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन कहते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूह, आयन परमाणु के समूह भी हो सकते हैं या आयन भी हो सकते हैं, आपस में अपना आदान प्रदान कर ले, ऐसी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा साथियों। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज पर। तो देखिए, क्या विस्थापन अभिक्रिया रेडॉक्स रिएक्शन हो सकती है क्या, तो मैं कहूंगा कि हो सकती है। क्यों नहीं होगी, सुनिए, मैं इसी उदाहरण से समझाता हूं। ये ऑक्सीजन, देखो रेडॉक्स रिएक्शन किसका खेल है, ऑक्सीजन का खेल है। तो ये ऑक्सीजन यहां पर सोडियम के साथ जुड़ी हुई थी, तो सोडियम से तो ये निकल गई, तो यहां पर क्या हो गया, सोडियम से निकल गई और लाना ही नहीं था, इसका सोडियम का हो गया यहां पर अपचयन। बेरिलियम के बोरान के साथ क्या ऑक्सीजन ऐड था, नहीं था, इसके साथ जुड़ गया, बोरान सल्फेट बना या नहीं,
तो क्या हुआ, यहां पर तो ऑक्सीजन जुड़ा और यहां पर घट गया। तो देखिए अपचयन प्लस उपचयन दोनों एक साथ हुआ, अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन उपचयन दोनों साथ होता है, हम ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो मैं क्या कहूंगा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया हो गई मेरी, विस्थापन अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया हो सकती है, रेडॉक्स अभिक्रिया हो सकती है। तो देखिएगा, हाँ अगर आपसे ट्रू फॉल्स में आता है कि विस्थापन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं है, तो सत्य असत्य में क्या कहेंगे कि वो है। यहां से फिर आपका एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो सकता है। रिक्त स्थान में भी आ सकता है कि विस्थापन अभिक्रिया या 4 जो है आपको सही विकल्प के रूप में भी इस तरह के प्रश्न जो है आ सकते हैं। तो हाँ, विस्थापन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, क्योंकि इस अभिक्रिया में कम क्रियाशील क्रियाकारक का उपचयन तथा अधिक क्रियाशील पदार्थ क्या होता है, उपचयित होता है। क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें कि अपचयन उपचयन साथ साथ होता है। तो हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया होगी, रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट चीज पर चलते हैं साथियों, कि जो हमारी दवा की बोतलें होती है वो रंगीन क्यों होती है। आप लोगों को मन में इस तरह का प्रश्न उठना चाहिए। अब वो इसलिए होती है कि क्या होता है साथियों, जैसे ये हमारी दवा की बोतल है, अब इसमें कोई इस तरह का लिक्विड भरा हो जो कि प्रकाश या किसी प्रकार की उष्मा या ऊर्जा को पाकर अपना रूप बदल दे। क्या कर दे, कोई रूप बदल दे, और रूप बदलने से हो सकता है वो हमारे लिए पहले फायदेमंद हो और बाद में हमारे लिए क्या हो जाए, नुकसानदायक हो जाए। क्यों होगा वो, क्योंकि प्रकाश के कारण उसमें क्या हो जाएगा, उष्मा को अवशोषित कर लेगा और उसमें अभिक्रिया हो जाएगी। इसलिए क्या करते हैं, ये जो हमारी बोतलें होती है इनको थोड़ा डार्क या किसी तरह का कलर दिया जाता है ताकि प्रकाश सीधे हमारे यौगिक के संपर्क में ना आए। सीधी सी बात है। तो साथियों, ये है दवा की बोतल अधिकांश रंगीन होती है क्योंकि प्रकाश रासायनिक क्रिया के द्वारा अवशोषण कर कुछ यौगिक अन्य हानिकारक रसायन में बदल जाते हैं या परिवर्तित हो जाते हैं। अतः दवाओं सीधे प्रकाश से खराब होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, बोतल को जो है रंगीन बनाते हैं। क्या करते हैं, बोतल को रंगीन बनाते हैं। तो यहां से क्लियर हो गया होगा साथियों आप लोगों को। सीधी सी बात है, उसके अंदर जो लिक्विड भरा है वो क्या हो, प्रकाश से क्रिया न कर लें, इसलिए हमने क्या करा, प्रकाश को अंदर ही नहीं घुसने दिया, दवा की बोतल को कलर मेड कर दिया। ठीक है, चलते साथियों अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए अवक्षेपण में भी एक शब्द छुपा है, अवक्षेप। अब किसी भी चीज का अवक्षेप बनना मतलब उस चीज का एक ठोस बनना। हम कहते हैं ना, किसी के अवक्षेप मिले अर्थात किसी के निशान छोड़ जाना। तो क्या होता है साथियों, ऐसी अभिक्रिया जिनमें किसी प्रकार का ठोस पदार्थ जो है क्या हो जाए, बन जाए और वो हमें दिखे, ऐसे अभिक्रिया को हम कहेंगे, नॉर्मली बात है कि अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो पढ़ते हैं साथियों, जब दो क्रियाकारकों या अभिकारकों के विलयन को आपस में अभिक्रिया करवाई जाती है तो अविलय, जो अविलय का अर्थात होता है किसी में विलय ना हो और ऐसा एक ठोस उत्पाद बनता है, तो उस विलय में उस ठोस के कण का अवक्षेप हो जाता है। अर्थात वो क्या करते हैं साथियों, जिस तरह से मान लो ये 2 बीकर लिए मैंने, है ना, एक बीकर से मैंने इसमें कोई कैल्शियम डाला, वो डाला था बोरान क्लोराइड, और एक और मैंने डाला, वो डाला पोटेशियम सल्फेट K2SO4 डाला। अब जो दोनों को इस बीकर में मैंने डाला तो क्या हुआ साथियों, इस बीकर में नीचे 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 इस तरह के ठोस जो है कण जो है मुझे जमते हुए मिल गए। तो क्या हुआ, एक ठोस चीज मिल गई, तो ऐसे अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगी। इसके उदाहरण की अगर बात करते हैं तो बेरियम क्लोराइड की पोटेशियम सल्फेट के साथ क्रिया कर दो तो बेरियम सल्फेट जो है क्या हो जाएगा, हमारे एक ठोस के रूप में जो है प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ठोस का अवक्षेप जो है हमें मिल जाए या नीचे जमा हुआ दिख जाए, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी,
ऐसी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगी। अब साथ साथ फिर से हमारी एक अलग अभिक्रिया आती, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन होना, देखिए साथियों, संयोजन को अगर हम तोड़ते हैं तो देखिए, अगर जब आप लोगों की हिंदी स्ट्रिंग होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, तो संयोजन, योजन का अर्थ होता है साथियों जुड़ना, और स का अर्थ होता है साथ में। जब दो या दो से अधिक तत्व तो एक साथ जुड़कर एक उत्पाद बना दे, दो अलग अलग चीजें जब एक साथ जुड़ती है और किसी चीज को प्रोडक्ट के रूप में बना देती है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी, है ना। क्या होता है? दो या दो से अधिक, तो जैसे कार्बन प्लस ऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, CO प्लस H2 जुड़ के CaOH होल ट्वाइस बनता है। तो क्या कहेंगे हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है साथियों, चलते हैं। अब संयोजन का जस्ट एक विपरीत शब्द होता है वियोजन। अगर आप लोग हिंदी समझते हैं, स का अर्थ होता है साथ में जुड़ना, वी का अर्थ होता है विपरीत दिशा में जाना। अब जब हमने योजन शब्द साथ में जोड़ा था, मतलब जुड़ना, वियोजन मतलब विपरीत दिशा में जुड़ना। अगर एक क्या है, एक अगर नदी है तो दूसरा क्या होगा? धरती होगा। एक जल है तो दूसरा जल है तो दूसरा क्या होगा? हवा होगा। इस तरह से विपरीत हो जाएगी चीजें। तो क्या होगा? जब एक पदार्थ, जब छोटे छोटे दो पदार्थों में अगर टूट जाए तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्या होगा? जब एक कोई जटिल पदार्थ टूटकर छोटे छोटे पदार्थों में बिखर जाता है तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती? वियोजन अभिक्रिया कहलाती। अब यहां से आप लोगों को एक प्रश्न उठता है साथियों, कि जो हमारी वियोजन अभिक्रिया होती है वो संयोजन की जस्ट विपरीत क्यों होती? सीधी सी बात है, संयोजन में क्या होता है? छोटे छोटे पदार्थ जुड़कर बड़े पदार्थ को बनाते हैं। वियोजन में बड़ा पदार्थ टूटकर छोटे छोटे पदार्थ को बनाता है। ऐसे लाजमी बात है कि ये एक दूसरे के क्या होंगे? ये एक दूसरे के विपरीत ही होंगे। ठीक है, मैंने इसमें लिख दिया है, मतलब आप लोगों को समझा दिया है ना, क्यों विपरीत है वो, ये आप लोगों को यहां से क्लियर हो जाएगा। विपरीत क्यों कहा जाता है? तो आपको लोगों को कुछ नहीं करना है। वे अभिक्रिया जिनमें एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट टूटा, CaOA प्लस CO2। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ को बनाते हैं, जैसे CO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट को बनाते हैं, है ना। तो इससे ये क्लियर होता है साथियों कि ये दोनों समीकरण तो समान है, किंतु विपरीत स्थितियों में को दर्शा रही है। इस कारण हम कह सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का क्या होगा? विपरीत ही कहा जाएगा। यहां से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्लियर ये होता है साथियों, आप लोगों से अगर पूछा जाए कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया एक जैसी अभिक्रिया होती है तो आप क्या कहोगे? असत्य। अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आता है कि किस तरह की अभिक्रिया, तो हम कहेंगे एक दूसरे के विपरीत अभिक्रिया है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से साथियों इस तरह से बनते नहीं, पढ़ाए नहीं जाते अलग से, जो हम पढ़ते हैं इसी में हमारे जो है ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। चलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन पे। अब निम्न कथनों को हमें क्या करना है? निम्न कथनों को जो है हमें क्या करना है? समीकरण के रूप में जो है परिवर्तित करना है। अब आप लोगों को मैं बताता हूं साथियों, साथ साथ मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करवाना चाहता हूं कि मेरा एक सेशन आएगा, उस सेशन में मैं आप लोगों को जो है क्या करवाऊंगा? मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि किस तरह से ये अभिक्रिया बनती है। अभी तो मैं आप लोगों को केवल समझा देता हूं, है ना, बैलेंस साथ साथ बैलेंस में ही समझा दूंगा, लेकिन बाद में मैं बताऊंगा कि नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन ही क्यों जुड़े, है ना। इन सारी चीज़ों को क्लियर करवाने के लिए एक अलग से मेरा एक सेशन आएगा जिसका नाम रहेगा समीकरण कैसे बनाएं। तो आप लोग उसको ज्वाइन करना ना भूलें। साथ साथ आप लोगों को बता देता हूँ साथियों क्या होता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के संयोग से क्या बनता है? अमोनिया बनता है। अगर अमोनिया का फॉर्म आपको मालूम हो तो अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, है ना। तो हम क्या कहेंगे? हम लिख देंगे NH और 3। अब नाइट्रोजन जो होता है साथियों, हमेशा नाइट्रोजन किस फॉर्म में रहता है? N2 के फॉर्म में। अब हमेशा हाइड्रोजन जो होता है हमारा
किस फॉर्म में रहता है, H2 के फॉर्म में। अब मैंने समीकरण जब आप लोगों को शुरू में पढ़ाया था, बताया था कि समीकरण में LHS का पार्ट प्लस RHS के पार्ट में हमें क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो क्या यहाँ पर 2 है, नहीं है। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है तो क्या यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, नहीं है। तो मैं 2 नाइट्रोजन बनाने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पर 2 का मल्टीपल कर दूंगा। अब मेरे नाइट्रोजन तो साथियों बैलेंस हो गई, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस हुई क्या, नहीं हुई। तो मैं हाइड्रोजन को किस तरह से करूंगा, 3 × 2 6 और 3 × 2 6। साथियों इस तरह से अगर फॉर्म अगर लिखा हो जी, इस तरह से लिखा हो L या एक्वस सॉल्यूशन, तो एक्वस का अर्थ होता है गीला पानी जैसा सॉल्यूशन, है ना। साथ साथ जी अगर हो तो गैसेस फॉर्म होगा, अगर यहाँ पर SS लिखा हो तो सॉलिड फॉर्म होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने से जल व सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो साथियों आप लोगों को पता है कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है उसका फॉर्मूला होता है H2S गैस, ठीक है। अब जो ये वायु में जलती है, अर्थात क्या करती है, ऑक्सीजन से जो है क्रिया करेगी, तो क्या क्या बनाएगी, हम लिख लेते हैं H2O प्लस क्या बनाएगी, साथ साथ बनाएगी सल्फर डाइऑक्साइड, क्या बनाएगी, SO2 बनाएगी, ठीक है। तो हम हाइड्रोजन को जोड़ते हैं साथियों, हाइड्रोजन को अगर हम जोड़ते हैं तो ऑक्सीजन को देखो, सबसे पहले मैं ऑक्सीजन से लेता हूं, यहां पर 2 ऑक्सीजन से, तो यहां पर 3 ऑक्सीजन से, अर्थात हम कह सकते हैं क्या है, गड़बड़ है। यहां पर 2 हाइड्रोजन है लेकिन हाइड्रोजन मैच हो गई है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इन चीजों को मैच करना चाहूंगा। तो मैच करना चाहूंगा तो ऑक्सीजन से मुझे 2 बनानी है, 3 है, अब 3 तो हो नहीं सकती, तो किस फॉर्म में होगी, हमेशा 3 2 6 के फॉर्म में होगी। तो ये मैंने कर दिया 6, तो ये हो गई 3, क्या हो गई 3, तो ये हो गई 2 ऑक्सीजन्स और 2 4 2 6, ठीक है। ऐसे में हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 और 2 4, ये ऑक्सीजन्स 2 है तो इसके आगे में 2 कर दूंगा। ये सारे फार्मूलेस जो है आप लोगों को PDF में भी हैं आगे, है ना, मैं दिखा दूंगा। अब तीसरा है हमारा साथियों, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर, एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है साथियों, सल्फेट कर बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप होता है। अब अवक्षेप जो मिल रहा है हमें वो किसका मिल रहा है, अवक्षेप हमें मिल रहा है बेरिलियम सल्फेट का, तो BaSO4 का जो है हमें अवक्षेप मिल रहा है। साथ साथ क्या मिल रहा है हमें, एल्यूमिनियम क्लोराइड मिल रहा है, तो एल्यूमिनियम के साथ हमेशा 3 क्लोराइड ही जुड़ते हैं। मैं इन चीजों को आपको जो है अगले वीडियो में दिखा दूंगा। तो क्या होगा साथियों, एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस क्या होगा, बेरिलियम क्लोराइड। अब देखना साथियों, एल्यूमिनियम 2 है मेरे, है ना, तो मैं 2 से मल्टीपल कर दूंगा, लेकिन क्लोरीन कितने हो गए 6, तो यहां पर क्या होगा 3 से मल्टीपल हो जाएगा। अब इसको 3 बनाने के लिए ये 3 हो गया, तो ये भी SO4 भी जो है हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई ये बैलेंस इक्वेशंस। चलते हैं साथियों नेक्स्ट इक्वेशन पे। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। तो क्या होता है साथियों, जो हमारा ये पोटेशियम ये किसके साथ क्रिया कर रहा है, H2O के साथ, तो क्या दे रहा है, एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या था, KOH, और क्या दे रहा है, हाइड्रोजन गैस दे रहा है। अब हाइड्रोजन लाजमी बात है यहाँ पर 3 हो गए, अब मुझे यहाँ क्या करना है, 6 कर देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा, तो ये होगा 2 2 4, सॉरी, तो 2 2 4 करना है, तो ये हो जाएगा 2, अब 2 ये करना है, तो ये हो जाएगा। ये सारी क्वेश्चंस जैसे ये है ना, मैं समझा चुका है। ये सारी क्वेश्चंस जो है आप लोगों को इस PDF में मौजूद है, ये 3 OH प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। चलते हैं साथियों नेक्स्ट पार्ट पर।
अब जो है नेक्स्ट पार्ट पर कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट कर सकते हैं। हमें क्या करना है, पेट्रोल का वाष्पीकरण होता है तो क्या पेट्रोल की किसी प्रकार की उसकी ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है? नहीं किया जा सकता। तो इस तरह की प्रोसेस क्या कहलाती है? हमारी भौतिक परिवर्तन कहलाती है। अब हम एलपीजी को क्या करते हैं, किसी तरह से जलाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठोस अमोनियम क्लोराइड अगर ऊर्ध्वपातन होना अर्थात उसकी स्टेट्स को बदलना, क्या होता? भौतिक परिवर्तन होता है। लोहे की छड़ को अगर आप गर्म कर रहे हो तो किसी तरह के उसके अंदर क्रिया करवा रहे हो, नहीं करवा रहे हो, तो वो भी क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। अब यहां पर आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसमें कहना है कि उष्माक्षेपी कौन सा है और उष्माशोषी कौन सा है। फेरस सल्फेट का जो अपघटन हो तो क्या कहलाएगा? वो अपघटन में हम क्या करते हैं? ऊर्जा देते हैं तो उष्माक्षेपी, ऊर्जा मिलती है हमें तो उष्माक्षेपी। सल्फ्यूरिक अम्ल का हम तनुकरण करते हैं तो क्या होता है? उष्माक्षेपी। जल में मिलाने पर विलयन क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है तो उष्माक्षेपी कहलाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलना, उसमें भी हमें जो है ऊर्जा मिलती है तो उष्माक्षेपी। और अमोनियम क्लोराइड को जल में अगर हम घोलते हैं तो उसमें क्या हमें गर्म करना पड़ता है, इसलिए क्या कहलाती है? उष्मा अवशोषक, उष्मा अवशोषी, उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, चलते हैं साथियों। अगला जो है, अगला ये है, ये यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक लिखा है, ये लिखा है संक्षारण। संक्षारण को जो है परिभाषित कीजिए। संक्षारण बचाव के दो उपाय भी बताना है ना। तो संक्षारण क्या होता है साथियों? जैसे हमारे घर पे अगर आपने देखा होगा कि इस तरह से लोहे की छड़ वगैरह पड़ी रहती है, थोड़े दिन अगर वो पड़ी रहे तो उसके ऊपर क्या होता है? हल्का हल्का सा काले कलर का, ऐसा काला लाल, हल्का सा काले लाल, इस तरह से कुछ जम जाता है। जब हम उसे खुरेसते तो वो निकल तो जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि यार ये लोहा ही है। तो क्या होता है साथियों, जब कोई धातु अम्ल में या आर्द्रता में, आर्द्रता अर्थात नमी के संपर्क में आता है तो वो धातु क्या होती है? संक्षारित होती आती है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऐसी प्रक्रिया को हम संक्षारण कहेंगे। अब जब हमें किसी चीज को संक्षारण से बचाना है तो उसके ऊपर क्या लगा देंगे हम? देखो उसके उदाहरण ये, लोहे पर जंग लगती है, साथ साथ चांदी की सतह जो है काली पड़ जाती है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इनके ऊपर पेंट लगा देते हैं, है ना। आपने देखा होगा आपके घर पे जो चद्दर आते हैं उन चद्दर के ऊपर हल्का हल्का व्हाइट व्हाइट पेंट जैसा रहता है, लेकिन आप देखते हो कि ये पेंट भी नहीं हो सकता। तो वो क्या होती है साथियों? उस लोहे के ऊपर एक जिंक की परत रहती है और जिंक की परत को लगाने की प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। हिंदी में उसे कहते हैं जस्तीकरण। तो हम या पेंट लगा दें या उसका जस्तीकरण कर दें, या उन चीजों को क्या कर दें हम? मोम इस तरह से लगाकर क्या हो जाता है? इस तरह से उनके ऊपर क्या हो जाता है साथियों? उनको हम जो है संक्षारण से बचा सकते हैं। अब ये एक प्रश्न है, लेकिन मैं इसको समझाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि मैं क्लियर कर चुका हूं कि विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है। या आप लोग पीछे मैंने पढ़ाया उस सेशन से देखकर जो है उस चीज को आप क्लियर करेंगे। मुझे भरोसा होगा कि आप लोग जो है उस चीज को क्लियर करेंगे, लेकिन आप फिर देख लेना। साथ साथ एक प्रश्न आप लोगों के मन में आ रहा है कि हम लोहे पर पेंट क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि मैंने अभी बताया था संक्षारण से बचाने के लिए हम उसके ऊपर पेंट कर देते हैं। साथ साथ एक और प्रश्न यह उठता है, आपके मन में उठना चाहिए कि जो सोडियम धातु रहती है, सोडियम का सिंबल क्या है? N और A। अब इस सोडियम धातु को हमेशा मिट्टी के तेल में, केरोसिन में दबाकर रखा जाता है सर। क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये हवा में क्या करता है? स्वतः ही जलने लगता है, इसका एक ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। अब इसे बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करते हैं? इसे मिट्टी के तेल में जो है डुबाकर रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट साथियों, दवा की बोतल कैसी रहती है? अधिकांश रंगीन रहती है, ये पढ़ा चुका हूं मैं। ये भी आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं कि क्या विस्थापन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया हो सकती है? तो क्या कहेंगे हम? हाँ, हो सकती है। ठीक है। अब एक अगला क्वेश्चन ये है, जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? क्यों बदल जाता है? तो जो विलयन में जो लोहा रहता है साथियों, उस कॉपर सल्फेट से कॉपर को निकाल देता है,
तो फेरस सल्फेट बना लेता है जो हरे रंग का होता है, इसलिए उसका रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है। जब कॉपर सल्फेट में लोहे की कील को डाला जाता है तो वहां पर क्या होती है, एक विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या करता है साथियों, जब वो लोहे की छड़ जाती है कॉपर सल्फेट के साथ, तो कॉपर सल्फेट में कॉपर को कह देती है कि तू चला जा, मैं हूं यहां पर, फेरस सल्फेट जो है बना लेता है। साथ साथ साथियों नेक्स्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं अगले सेशंस में आप लोगों को किस तरह से केमिकल रिएक्शंस होती है इन चीजों को पढ़ाऊंगा। और आज हमारा क्लास 10th साइंस का फर्स्ट सेशन जो है कंप्लीट हो गया साथियों। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। साथ साथ आपके मित्रों को, आपके दोस्तों को बता दीजिएगा कि स्टडी विद जीनियस पर क्या हो गया स्टार्ट, संपूर्ण बैचेस स्टार्ट हो गया है, जहां पर क्लास 8th के मैथ्स से 12th का मैथ्स और 9th से 12th के सारे सब्जेक्ट्स आपको एक लोकल लैंग्वेज में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया जाएगा। तो साथियों थैंक्स फॉर वाचिंग। मैं तो यही कहूंगा, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज एक जाते हुए एक लाइक्स जरूर करें। धन्यवाद साथियों।